रक्त के बाद टॉपिक आता है हमारा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। देखो 1900 ईस्वी से पहले जब किसी इंसान की मतलब चोट लगती थी या फिर शल्य क्रिया के दौरान क्या होता था कि रक्त बहुत अधिक बह जाता था, तो उस समय उसे बाहर से रक्त दिया जाता था। तो उस समय क्या होता था कि जब बाहर से रक्त जब देते थे तो व्यक्ति की क्या हो जाती थी, मृत्यु। इसके लिए सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो रक्त होता है उस रक्त के अंदर, अभी हमने पढ़ा था ब्लड कंपोजिशन में, रक्त में ब्लड सेल्स में आरबीसी होती है। जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक रसायनों का समूह होता है जिसे बोला जाता है एंटीजन। और उसके बिल्कुल अपोजिट जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर इस एंटीजन की बिल्कुल अपोजिट एक रसायनों का समूह होता है जिसे बोला जाता है एंटीबॉडी। इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर, ब्लड ग्रुप ए के अंदर जो आरबीसी है उस आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है और उसके एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या है, बी। ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो किसको रक्त दे सकता है, या तो ए को ही देगा या फिर ए बी को, क्योंकि हमें पता है ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही होता है। तो ए और ए बी ले किसे सकता है, ए से और ओ से। ब्लड ग्रुप बी वाला जो है उसके ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन जो रसायनों का एक समूह वो क्या है, एंटीजन बी। उसके अपोजिट प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है। किसको रक्त दे सकता है, बी वाले को और ए बी को। ले किसे सकता है, बी से और ओ से। ए बी वाला जो है उसके अंदर आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन क्या है, ए बी, एंटीबॉडीज की प्लाज्मा में नहीं है। किसको रक्त दे सकता है, ए बी वाले को, सिर्फ ए बी वाले को रक्त दे सकता है। ले किसे सकता है, सभी से। ओ वाला जो है उसके शरीर में आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है इसका मतलब कि हम इस ब्लड ग्रुप को चाहे किसी भी रक्त वाले व्यक्ति के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, एंटीजन। एंटीजन नहीं है तो दूसरे के शरीर में जाएगा तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसलिए सभी को रक्त क्या कर सकता है, दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है। उसके बाद ये तो था अपना ब्लड ग्रुप कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है। ये वाला जो ओ वाला है इसके अंदर मैंने बताया एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर हम जब डालेंगे तो ये क्या नहीं करेगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसलिए ये वाला जो है रक्त सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे बोला जाता है सर्वदाता, और ए बी वाले को बोला जाता है सर्वग्राही। लेकिन कई बार कुछ स्थितियों में यह देखा गया कि कोई भी व्यक्ति है उसको, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप वाला है उसको हम ए का ही ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, ए वाले को ए का ही दे रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, उसकी रक्त वाहिनियों में रक्त का स्कंदन होता है, रक्त जमता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए लैंडस्टीनर और वीनस ने 1940 ईस्वी में इस कारक की खोज की कि जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाला है, ए वाले को इकाई दे रहे हैं, फिर भी ब्लड का क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, रक्त का स्कंदन हो रहा है, व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। ऐसा क्यों? इस कारण की खोज की लैंडस्टीनर ने सन 1940 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में, और उसने बताया कि मनुष्य के अंदर एंटीजन ए और बी के अलावा एक एंटीजन और होता है, वो होता है RH। क्या होता है? RH। तो जो RH कारक क्या होता है, RH एंटीजन क्या होता है, जो RH कारक है इसकी खोज लैंडस्टीनर ने 1940 ईस्वी में
मकाका रिसस, मकाका रिसस बंदर के अंदर की थी, इसलिए यहाँ पर रिसस RH, रिसस के नाम पे इसका नाम पड़ा है RH फैक्टर, RH एंटीजन। ये जो RH एंटीजन का मतलब है कि जिस पुरुष के भी अंदर, पुरुष या मतलब क्या महिला की किसी के भी अंदर, किसी प्राणी के अंदर यदि RH ब्लड ग्रुप है तो उसे बोलेंगे हम RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं उसे क्या बोलेंगे RH नेगेटिव। भारत के अंदर 93% RH पॉजिटिव है, 7% RH नेगेटिव। विश्व में 85% RH पॉजिटिव, 10% RH नेगेटिव। सामान्यतः होता क्या है कि RH जो एंटीजन है उसके प्रति हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी नहीं बनती है। जब RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव का रक्त दिया जाता है तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या बनने लग जाती है एंटीबॉडी। तो ये क्रिया कहलाती है आइसोइम्यूनलाइजेशन। तो इसका महत्व क्या है, महत्व देखते हैं। नंबर 1 इसका महत्व है गर्भवती महिला में देखने को मिला। गर्भवती महिला में क्या होता है कि एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, सॉरी RH नेगेटिव, उसका विवाह RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति से हो जाता है। और जब महिला पहली बार गर्भ धारण करती है तो उस समय उसके गर्भ में पल रहा शिशु जो है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, माना कि RH पॉजिटिव है। तो इस समय क्या होगा कि जो ये RH पॉजिटिव जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, और ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, ये माता का ब्लड है, ये प्लेसेंटा है, ये बच्चे का ब्लड है। माता मदर, फीटस यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है, उन दोनों का ब्लड रक्त आपस में कभी भी मिलता नहीं है। उनके बीच में क्या होता है अवरोधक, उस अवरोधक को बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा एक ऊतक होता है जो माता के रक्त से और बच्चे के रक्त से मिलकर बना होता है। इसके द्वारा, इस अपरा के द्वारा, इस प्लेसेंटा के द्वारा दोनों का रक्त आपस में कभी मिलता नहीं है। यदि प्रसव के कारण, प्रसव के समय या फिर किसी भी मतलब की दुर्घटना के समय या दुर्घटना के कारण या प्रसव के समय क्या होता है, प्लेसेंटा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का रक्त कहाँ जाता है, माता के शरीर में। माता का जो शरीर है उसके अंदर ब्लड ग्रुप कैसा है, RH नेगेटिव। बच्चे का कैसा है, RH पॉजिटिव। जब ये इसके अंदर जाएगा, RH पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन है, इसका मतलब RH एंटीजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाकर क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। इस RH एंटीजन के प्रति यहाँ पे क्या बना लेता है, एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी बना लेता है। अब यहाँ पर पहली बार महिला जो प्रसव की क्रिया करती है बिल्कुल सामान्य होती है। पहली बार जो शिशु का जन्म होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन माता के शरीर में यहाँ पे क्या बन चुकी है, अब RH ब्लड ग्रुप जो है उसके प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। अब दूसरी बार यदि माता गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, और दूसरी बार भी बच्चा कैसा होता है, RH पॉजिटिव, तो उस समय क्या होगा, अब दूसरी बार भी बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव, प्लेसेंटा पहले डैमेज हो चुका था। अब क्या होगा, माता का रक्त, माता के रक्त में क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी, किसके प्रति, RH पॉजिटिव के प्रति। अब यहाँ से रक्त इस प्लेसेंटा के द्वारा, क्योंकि डैमेज हो चुका है, यहाँ से रक्त कहाँ पर आएगा, फीटस, गर्भस्थ शिशु की रक्त के पास। जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव मतलब एंटीजन है, यहाँ से क्या आ रही है, एंटीबॉडी, किसके प्रति बनी थी पहले, RH पॉजिटिव के प्रति, यहाँ से एंटी, और जैसे यहाँ पर आएगी दोनों का रक्त क्या हो जाता है, मिल जाता है, किसका, बच्चे का और माता का।
जिसके कारण अब यहाँ पर बच्चे की जो आरबीसी होती है रक्त के अंदर वो क्या होने लगती है, चिपकने लगती, जिसके कारण आरबीसी नष्ट हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है और उस समय गर्भस्थ शिशु की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो उस रोग को बोलते हैं रक्ताणुकोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जब महिला पहली बार प्रसव की क्रिया करती, पहली बार पहला जब बच्चा होता है उस समय 24 या फिर अधिकतम 72 घंटे के अंदर उसे एंटी RH या एंटी डी का टीका लगवा लेना चाहिए, जिसके कारण पहली बार बनने वाली एंटीबॉडी जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट, जिसके कारण दूसरी बार जब माता प्रसव की क्रिया करती है तो गर्भस्थ शिशु पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था RH कारक। उसके बाद रक्त जो है, रक्त का थक्का जमता कैसे है। देखो जब एक बार क्या होता है कि रक्त वाहिनी टूट जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई भी रक्त वाहिनी क्या होगी, डैमेज होने के कारण रक्त कहाँ आता है, बाहर। लेकिन हम देखते हैं कि 5 से 10 मिनट पश्चात रक्त क्या होता है, अपने आप ही बहना रुक जाता है। तो उस समय रक्त क्या हो गया, रुक गया है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक जेली समान पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसे बोला जाता है क्लोट, थक्का। और ये बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्त का थक्का बनने की रक्त स्कंदन। रक्त के अंदर 13 फैक्टर होते हैं, रक्त स्कंदित कारक 13 कारक होते हैं जो रक्त का थक्का जमाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो 13 कारक जो हैं वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं रक्त के अंदर, यानी कि जब रक्त का सर्कुलेशन होता है उस समय बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन यदि ब्लड वेसल्स टूट जाती है, रक्त जैसे हवा के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव। ये फैक्टर क्या हो जाते हैं, और एक्टिव होंगे तो रक्त का क्या होगा, थक्का जमेगा। यानी कि जब ये निष्क्रिय होते हैं तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, लेकिन जब एक्टिव होते हैं तो क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। तो रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसकी प्रोसेस होती है 3 चरणों में। नंबर 1 पर आती है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण। अब प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण कैसे होता है, नंबर 1 कि सबसे पहले क्षतिग्रस्त ऊतक यानी कि रक्त वाहिनी टूट गई, यहाँ के ऊतक जो है क्या हो गए, डैमेज हो गए। डैमेज होने के पश्चात रक्त के अंदर क्या उपस्थित होती हैं, प्लेटलेट्स कहाँ आएंगी, हवा के संपर्क में। क्षतिग्रस्त ऊतक, प्लेटलेट्स बाहर आएंगी, हवा के संपर्क में आएंगी, हवा के संपर्क में आते ही क्या बनती है, प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन मैंने बताया फैक्टर कितने हैं, 13। इसमें से फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 7 और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ये प्रोटीन जो होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या बनाती है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। नंबर 1 चरण। नंबर 2 पर है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण। प्रोथ्रोम्बिन मैंने बताया कि रक्त के अंदर सभी फैक्टर क्या होते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव होते हैं, लेकिन जब हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, एक्टिव। अब प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय और कैल्शियम आयन क्या करता है, एक्टिव करता है, क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्टिव होगी, सक्रिय एक्टिव होगी तो क्या करेगी, रक्त का थक्का जमाएगी। नंबर 3 पर आता है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में रूपांतरण। फाइब्रिनोजन एक रेशेदार प्रोटीन होती है जो रक्त के अंदर घुलनशील है, रक्त के अंदर घुलेगी, रक्त के अंदर घुलेगी तो रक्त के अंदर बह जाएगी, बहेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमाएगी। लेकिन फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक्टिव कर दिया जाता है और क्या बना दिया जाता है, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन क्या होती है, रक्त में अघुलनशील, यानी कि अब यहाँ पे एक रेशेदार तंतुमय प्रोटीन बनती है, जिसके कारण वो जल में रक्त में अघुलनशील होती है, रक्त में नहीं घुलती है और क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। यदि इनमें से इस ब्लड में से जितने भी फैक्टर हैं, यानी कि जो 13 फैक्टर हैं, उनको यदि निकाल दिया जाए, रक्त स्कंदित कारक को निकाल दिया जाए रक्त में से, तो बचा हुआ रक्त कहलाता है सीरम। बचा हुआ रक्त क्या कहलाता है,
सीरम।